पहला तो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क इसकी इंपॉर्टेंस है, दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्सिंग कर सकते हैं, अवेयरनेस होती है। तो यहाँ पॉइंट लिखे होना, ये सारे के सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, एडवांटेज। इसकी डिसएडवांटेज की अगर मैं बारे में बात करूँ तो डिसएडवांटेज क्या है, अगर काम पहले से ही डिसाइड कर दिया, उनकी एबिलिटी के हिसाब से डिसाइड किया है, बट वो इससे ज़्यादा काम करना चाहती है, इससे कम काम करना चाहती है, काम करने की तरीका अलग है, काम इनकी पसंद के हिसाब से मिला, बट काम करने का जो तरीका है वो इनका अलग है। बट कंपनी ने क्या कर दिया, एक प्रोसेस बता दी कि इससे ही करना है, इसके अलावा गए तो तुम्हारा काम एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो इनकी एनर्जी है वो क्या हो गई है, लो हो गई है। ठीक है, अब एक पॉइंट तो नेगेटिव यही हो गया, सॉरी। ठीक है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया, दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि अगर किसी पर्सन को ये पता है कि इस प्रोसेस से ही काम करना है, तो कहीं ना कहीं बीच में फ्रॉड होने के बहुत चांसेस होते हैं। पहले से ही कोई चीज़ प्री डिसाइड, ये होता है ना कि आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा है कि जो मंत्री होते हैं उनको मतलब हानि पहुंचाने के लिए जो लोग होते हैं, जो उसके दुश्मन होते हैं, उनसे क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें पता है 101% खबर आई है कि यहाँ से ही मंत्री जी की गाड़ी जाएगी, तो यहाँ पे विस्फोट करेंगे, ऐसा होता है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट की प्रोसेस एंड इवन ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम के अंदर एक प्रोसीजर का पॉइंट आता है कि ऑडिट के अंदर जो क्या किस प्रोसेस को हमें मतलब क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर हमारे 4 मेथड है, टेस्ट चेकिंग है, रूटीन चेकिंग है, ओवरऑल चेकिंग है। इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर, थोड़ा सा चैप्टर लेंथी है, अप्रोक्स इसके अंदर 7 to 10 टॉपिक्स हैं। इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑडिट की प्रोसेस के बारे में जानते हैं। देखो अभी तक हमने ऑडिट के बारे में क्या जाना है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ ऑडिट भी हमने कवर किया, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है सेकंड चैप्टर में कवर किया, एंड मीनिंग ऑफ ऑडिट्स एंड इज सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं सबने वो चैप्टर देखे होंगे, सबने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो उनके लिए उन सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा रिव्यू है, केवल 2 मिनट का रिव्यू है कि ऑडिट होता क्या है। देखो ऑडिट हमने पढ़ा था कि किसका किया जाता है, बुक ऑफ अकाउंट का किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो भी ये पर्सन कंपनी का, ये कौन है, अकाउंटेंट है, ये सभी ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। इन बुक ऑफ अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ये चेकआउट करना कि ये ठीक है या गलत है, इन सबको रेक्टिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से हेल्प किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ द वाउचर्स की हेल्प से, या फिर हम कहेंगे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग, या फिर हम ये कहेंगे कि जो भी हमारे पास रिसिप्ट्स होती हैं उन रिसिप्ट्स की हेल्प से हम ये देखेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शंस इसके अंदर दिखा रखे, मान लो कि हमने एसेट्स परचेज की है तो एसेट्स परचेज करने का वैलिड प्रूफ होना चाहिए, वैलिड वो रिसिप्ट होनी चाहिए कि हाँ आपने पेमेंट की है, हाँ आपके पास एसेट्स आई है। इस सभी की सभी एज एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि यह ठीक है या नहीं है, वेरिफिकेशन कर सकते हैं किनको, बुक ऑफ अकाउंट को। ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन बुक ऑफ अकाउंट को चेक करने का काम विद द हेल्प ऑफ द वाउचर, डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट कौन करेगा, ये पर्सन होता है। ये जो प्रोसेस है चेकिंग करने की, जो इस पूरी प्रोसेस को हम चेकिंग की प्रोसेस बोलते हैं, राइट। इस चेकिंग की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑडिट। ऑडिट में मेन पर्पस क्या होता है कि जितने भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एरर है, फ्रॉड है, ठीक है, जितने भी मिस अप्रोप्रिएशंस हैं, उन सभी को फाइंड आउट करना, ये एक ऑडिट की प्रोसेस में होता है। और जो इन सब प्रोसेस को करता है, मीन्स कि इस ऑडिट की प्रोसेस को करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इस पर्सन को हम क्या कहेंगे, इस पर्सन को हम कहते हैं ऑडिटर। क्या इतना कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है कि ऑडिट में कैसे क्या कुछ करते हैं। देखो मैं ये सब क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि अभी जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे ना उसमें आएगा वर्ड, ये जितने भी अभी मैंने समझाए आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोसेस को। देखो प्रोसेस में जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऑडिट प्रोसेस क्या होती है। एक तो नॉर्मल सी बात है, एक सीक्वेंस होती है जिसकी हेल्प से हमें क्या करना पड़ता है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेकआउट करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर एक बात और सब आपको पता होनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि मान लो मैं ऑडिट करने के लिए जा रही हूँ, मेरा जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इन केस ऑफ द, जैसे कि मैं टीचिंग के अंदर बात करूँ तो टीचिंग में जाने से मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था, मैंने वहाँ पर ना तो ये पूछा कि हॉलीडेज़ कितनी मिलती है, ना मैंने ये पूछा कि इन केस जैसे कि जून के अंदर एग्जामिनेशन छुट्टियाँ पड़ती है ना, तो क्या जो पीजीटी टीजीटी जो टीचर्स होते हैं उनको आना पड़ता है। इवन कॉलेजों में तो वैसे भी छुट्टियाँ नहीं पड़ती है। तो क्या क्या चीज़ है ये ऑडिट के अंदर, मतलब कि जब भी कोई पर्सन
किसी सिस्टम में आता है, जब भी कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनने के लिए जाता है या फिर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जाता है, अपने काम को करने जाता है, तो उसे क्या क्या बातों का पता होना चाहिए, किन किन बातों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन है तो वो क्या होगा, उसे सब कुछ पता है, इस पर्सन को, ऑडिटर को सब कुछ पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर ये एक्सपीरियंस पर्सन है तो उसे सब कुछ पता कैसे होगा कि जैसे कि उसको ये पता होना चाहिए कि जैसे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक कंपनी के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही मुझे काम करना पड़ेगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट पे सबके साइन नहीं हो जाते तब तक मैं काम नहीं करूँगा, है ना। ये एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको सब कुछ नॉलेज है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, उसे प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी। एक ऑडिट प्रोसेस शुरू करने से पहले उसे पता होना चाहिए कि आपके बीच में क्या होती है, एक डीड होती है जिसके अंदर सब तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि आपको कौन सा बुक ऑफ अकाउंट चेक करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, कब रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, मतलब एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन द डीड। हर एक चीज़ डीड के अंदर एक्सप्लेन होगी। ओके तो यहाँ पर अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन है तो उन्हें इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम को फेस आउट नहीं करना पड़ेगा। अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो उन्हें सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो सभी चीज़ें क्या हैं जो उसको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या करें कि बिफोर द कमेंसिंग द ऑडिट वर्क द ऑडिटर हैज़ टू क्लैरिफाई द सर्टेन बेसिक फैक्ट। जब वो ऑडिट करने के लिए जा रहा है ना, उसे पता होना चाहिए कुछ एक बेसिक फैक्ट्स के बारे में। बेसिक फैक्ट्स जैसे कि कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट केस लिया है मैंने इसके अंदर, इफ द ऑडिटर हैज़ बीन बी ऑडिट द अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए नंबर ऑफ टाइम। मीन्स कि जो ऑडिट करने के लिए जा रहा है ना, उसने बहुत बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या की है, ऑडिट की है। तो नॉर्मल सी बातों से क्या होगा, उसे बहुत सारे फैक्ट्स, उसके बहुत सारे नॉलेज होगी, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होगा, है ना, जिसके बेस पे वो क्या कर सकता है, हर डिसीजन को क्विकली ले सकता है। अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है तो नॉर्मल सी बात है ना, वो थोड़ा बहुत समझेगा, सोचेगा, फिर कहीं जाके 1-2 दिन के अंदर रिस्पॉन्स देगा। बट अगर एक्सपीरियंस पर्सन है, प्रॉपर अवेयर है हर फैक्ट के बारे में, क्या वो बिजनेस में ऑडिट करने से पहले हर चीज़ को जांच पड़ताल लेगा ना, ऑब्वियसली बात है। ठीक है जी, एक मैं लेके चल रही हूँ, अगर कोई ऑडिटर ऐसा है जो बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट कर रहा है, वो भी कैसे, फर्स्ट टाइम, पहली बार कर रहा है, ही रिसीव अ वैरायटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। उसे ज़रूरी है कि उसे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखी हुई है बेटे, स्कोप एंड नेचर ऑफ वर्क असाइन। समझ पा रहे हो, कहने का मतलब क्या स्कोप है, क्या नेचर है जो भी आपको काम दिया जा रहा है, वर्क असाइन। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, इवन जब मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब मैंने कंप्लीट करवाया है और इनकम टैक्स भी करवाया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ आपके जितने भी जैसे 36 सब्जेक्ट होते हैं ना बीकॉम क्लासेस के अंदर, उसमें से मैंने 8 से 9 सब्जेक्ट अभी तक हम कंप्लीट कर पाए हैं। उनमें हर में मैंने बताया कि जो आपकी कोटेशन लिखी होती है ना, हेडिंग लिखी होती है, उसी को समझो, वही नीचे लिखा होता है और कुछ नहीं लिखा होता। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, नेचर एंड स्कोप एंड द नेचर ऑफ वर्क असाइन। जो भी, अब ये देखो, ये है ऑडिटर, ठीक है, और ये है कंपनी, ठीक है, इस कंपनी ने इस पर्सन को अपॉइंट किया है, तो नॉर्मल सी बात है, काम तो दिया होगा। अब उस पर्सन को, इस पर्सन को पता होना चाहिए कि उस वर्क का क्या तो नेचर है, कितने क्षेत्र में वो अप्लाई अपने काम को कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब सारा का सारा इस कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके का काम उसको देगी। इज इट क्लियर? ठीक है, वेदर ऑन अ पार्ट ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट इज टू बी ऑडिटेड और कंप्लीट बुक। कहने का मतलब कंपनी ये भी तक बताएगी कि क्या कितना पार्ट आपको बुक ऑफ अकाउंट में ऑडिट करना है या फिर पूरी बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट करना है। हमने पढ़ा था ना टाइप ऑफ ऑडिट में, कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, ये सभी हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे जो पार्ट ऑफ ऑडिट है, ये कैसा पार्ट है, पार्शियल का पार्ट है, ये कैसा है, ये होल का पार्ट है। कंपनी बताएगी कि आपको एक पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट को चेकआउट करना है या फिर पूरी बुक ऑफ अकाउंट को चेक करना है। ठीक है, स्कोप ऑफ द ऑडिट डिपेंड, सारा का सारा जो स्कोप है ऑडिट का किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो किसके बीच में होता है, एक ऑडिटर के बीच में, एक अपॉइंटर के बीच में। अब अपॉइंटर कौन है हमारे पास, ये कंपनी है, ऑडिटर कौन है, ये पर्सन है। इन केस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट द स्कोप ऑफ द ऑडिट इज टू बी स्पेसिफाइड बाय द लॉ।
इनकेस अगर मैंने आपको पढ़ाया था ना, सबसे पहले हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट ही पढ़ा था। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, कोई रिकॉल कर सकता है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, फटाफट रिकॉल करो। ओके सबको हमने पढ़ा था कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसी ऑडिट होती है, जो किसी पर्टिकुलर एनेक्टमेंट के दौरान, जब कोई कंपनी, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट के दौरान इस्टेब्लिश्ड होती है, उनके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी है। इसलिए हम इस स्टैट्यूटरी ऑडिट को हम कंपलसरी ऑडिट और मैंडेटरी ऑडिट भी कहते थे। सबको याद है? चलिए जी। और ये इसलिए कहते हैं कि इनका जितने भी रूल रेगुलेशन है वो लॉ के द्वारा स्पेसिफाइड होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया, नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क असाइन। ओके जी, चलिए पहुंचते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। हर एक ऑडिटर को ये पता होता है कि जब भी कोई कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाती है, मान लो ये कंपनी है और ये अपॉइंट किया अभी आपने एक ऑडिटर को, हर एक कंपनी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। हमने पढ़ा था ना, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट कंपलसरी होती है, बट प्राइवेट ऑडिट कंपलसरी नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था ना, सबको याद है? ठीक है जी। तो जब भी कोई कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करती है तो उसको ये बताना पड़ता है कि अपने ऑडिटर्स को कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे, अगर मैं आपसे ऑडिट करवा रहा हूँ ना बुक की, तो इसके पीछे मेरा ऑडिट का करवाने का मकसद क्या है, उस मकसद को पता लगाना। ठीक है, फाइंड आउट एज टू व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपॉइंटर। अपॉइंटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। These information is very necessary when the audit is to be conducted। जब आप ऑडिट करते हैं किसी कंपनी का, एक ऑडिटर के लिए भी ये ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हो, इवन हर एक और सोसाइटी में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं तो फ्रॉड करती है। इवन 101% की बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे कहते हैं ना कि दूध की धुली नहीं होती, ऐसे ही मोस्ट ऑफ क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो फ्रॉड करती ही करती है। और उस फ्रॉड को बचाने, उस फ्रॉड को स्पष्ट दिखाने के लिए, या फिर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया है कंपनी के ऊपर, उसको प्रूफ करने के लिए कि देखो हमारी कंपनी की ना सिचुएशन बिल्कुल वेल है, हम अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करने में बिल्कुल सफिशिएंट है, इंसॉल्वेंट नहीं, हम सॉल्वेंट सिचुएशन में। क्या पता ऐसा उद्देश्य हो, मतलब कि हर कंपनी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उस ऑडिटर को उस उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए। बिना उद्देश्य के नहीं करना उसको कोई काम, ठीक है, बिना उद्देश्य के पता लगा के बिना भी नहीं करना। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि नेचर एंड टेक्निक्स फीचर ऑफ द कंपनी। ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस के अंदर जितनी भी, बिजनेस का नेचर क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि बिजनेस का नेचर कैसा है, और बिजनेस के अंदर जो यूज़ होने वाली जो टेक्निकल जो पॉइंट्स है ना, उनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखो बुक्स ऑफ अकाउंट ना हर एक तरीके से तैयार की जाती है ना, हर तरीके से। हर एक कंपनी, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग तैयार की जाती है, बैंकिंग कंपनी, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग तैयार की जाती है। तो जो नॉर्मल कंपनी होते हैं जिनके बीच में लेजर, जर्नल और ये क्या बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तैयार की जाती है, ये अलग जाता है। हर एक कंपनी का जो नेचर होता है, फीचर्स होती है, वो अलग अलग होती है। अगर ऑडिटर्स को उनकी फीचर्स, उनके नेचर के बारे में पता होगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट की इवन उन्हें प्रॉपर तभी पता लगेगा कि ये कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है ना। बिफोर द स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ इट्स नेचर। नेचर की बात की जाए तो देखो क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर द गुड्स बीइंग बी ट्रेडेड, कोई किस तरह की गुड्स को वो क्या किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है। फ्रॉम वेयर आर द गुड्स बीइंग बाय एंड सोल्ड, कहाँ से वो सामान खरीद रहे हैं और कहाँ पर वो सामान बेच रहे हैं, इवन हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ इट्स इनकम, क्या क्या सोर्सेज हैं उनकी इनकम के, मीन्स किस तौर तो पूछे गए हैं कि इनकम क्या सेल से आ रही है या फिर उनकी कोई अदर प्रॉपर्टी, इवन हर चीज़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या क्या है, कहीं आपने कहीं FDI में या फिर FPI में या मैं कहूँ FII के अंदर तो इन्वेस्ट नहीं कर रखा। अब ये तो सबको पता होगा क्योंकि +2 क्लास का सब कंटेंट है। ये कह रहे हैं कि FDI का मतलब क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। ये FPI का मतलब क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन TION आएगा, UTION इंस्टीट्यूशंस। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, मतलब कि आपकी कंपनी के बारे में ईच
एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी बिजनेस का नेचर कैसे है। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम मैंने अभी बताया आपको, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट अलग रूल से तैयार होती है, बैंकिंग कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट अलग रूल से तैयार होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट अलग रूल से तैयार होती है, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी बुक ऑफ अकाउंट अलग रूल से तैयार होती है। तो उनको हर एक कंपनी के, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स जो होते हैं, और इवन नॉलेज जो है, नॉलेज ऑफ बुक प्रिपेयर, इन सब की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट की बात की जा रही है स्टडी ऑफ द वेरियस डॉक्यूमेंट। आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ देयर इज अ ऑडिट वर्क। क्यों? देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जहाँ पर मान लो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे ऑडिट कंपलसरी नहीं होती, प्राइवेट ऑडिट के अंदर हमने बताया था ना, जहाँ पर आपकी ऑडिट कंपलसरी नहीं होती, तो उनको वहाँ पर अगर डीड साइलेंट होती तो हमें क्या रीड पढ़ना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, हमें पार्टनरशिप डीड को रीड करना पड़ता था कि ऑडिटर्स के क्या क्या हम राइट हैं, क्या ड्यूटी है, इवन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहीं से रीड करना पड़ा। दैट्स अ रीज़न कि आपको वेरियस डॉक्यूमेंट की स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, इन डेप्थ नॉलेज एंड द स्टडी ऑफ द ऑल द रूल रेगुलेशंस इन वेरी नेसेसरी फॉर द ऑडिटर। इफ वी डू द ऑडिट कंपनी बुक ऑफ अकाउंट, द ऑडिटर हैव टू नो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कोई ऑडिटर, मान लो ये जो पर्सन था, इसको बना देते मिस्टर टीकू, ये जो मिस्टर टीकू है, जब ये किसी बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने के लिए जा रहा है ना, वो भी किसी कंपनी की, किसकी, किसी कंपनी की, तो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को उसको पढ़ना आना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आनी चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट कहते हैं इफ वी डू द ऑडिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अगर वो किसी पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट कर रहा है तो क्या करेगा, उसे नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, डीड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। लिस्ट ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट का मतलब कि क्या है, जब भी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है ना, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सबके ऊपर प्रॉपरली नेम मेंशन होता है कि ये किस चीज़ की बुक ऑफ अकाउंट है, कहाँ से किसको प्रिपेयर किया गया, इसका बेस क्या है। जैसे कि नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जर्नल होती है ना, पहले तो रो डाटा होता है, रो डाटा को जर्नल में कन्वर्ट करते हैं, जर्नल के बाद हम क्या करते हैं, उसे लेजर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेजर में कन्वर्ट करने के बाद उसको ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन उसके बाद बैलेंस शीट। क्या यही प्रोसेस होती है? अब मुझे ट्रायल बैलेंस देखना है तो नॉर्मल सी बात है कि मैंने इनके बेस पे बनाया होगा। तो ये कहते हैं कि ऑडिटर आल्सो ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ ऑल द बुक ऑफ अकाउंट बीइंग मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द नेम ऑफ द पीपल हु मेंटेन द सेम। मीन्स कि जितने भी आपकी बुक ऑफ अकाउंट है ना, उन सबको उसको देखना पड़ेगा। इवन नॉलेज भी होनी चाहिए किसकी बुक ऑफ अकाउंट कैसे तैयार की गई है और किसने तैयार की है, उसका नाम भी मेंशन होगा उसके ऊपर। ये स्पेशली ध्यान रखना बेटे, ध्यान से सुन लो इस बात को। ठीक है, लिस्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट को चेकआउट करते समय उसे ये भी देखना होगा कि किसने चेकआउट की है, किसने ये बनाया है, क्योंकि बाद में ऑडिट करते वक्त उस पर्सन को भी तो बुलाया जा सकता है ना। क्योंकि क्या पता कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझ ना आ रही हो, उन्होंने इस तरीके से कोड में लिखी हुई है, तो उस पर्सन को बुलाएगा जिसने इस बुक ऑफ अकाउंट को क्या किया है, तैयार किया है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इंटरनल चेक। इंटरनल चेक के स्टडी करना, समझ पा रहे हो इंटरनल चेक क्या होते हैं? मैंने आपको छोटा से बारे में बताया था, छोटे से, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना 5th चैप्टर के अंदर आएगा। इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ये तीनों कंसेप्ट उसी के अंदर आएंगे। अभी फिलहाल इसका इतना समझ लीजिए, जब क्या किया जाता है, जो काम को ना वर्कर्स के बीच में ना डिवाइड कर दिया जाता है उनकी कैपेबिलिटी और उनकी एबिलिटी के हिसाब से। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 3 पर्सन है, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 3 मैंने बोला भी 3 ही पर्सन है। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको मैंने क्या किया कि तुम पढ़ाएंगे अकाउंट, ये जो पर्सन पढ़ाएगा आपको टैक्स, और ये जो पर्सन पढ़ाएगा आपको, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑडिट। ठीक है, मैं लेके चल रही हूँ कि तीनों पर्सन आपके अलग अलग है, वैसे मैं ही पढ़ाती हूँ सब चीज़ों को हमारे एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, तो मैंने उनकी एबिलिटी देखी कि उनको अकाउंट्स की नॉलेज है मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को टैक्स की नॉलेज है, मिस्टर
मिस तनु को यहाँ पर ऑडिट की नॉलेज है, ठीक है। और यहाँ पर ऑडिट की बात की जा रही है, तो मैंने क्या किया, सबको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जो हमारा ऑनर है उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उन्होंने इनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या किया है, उनको ये सब्जेक्ट प्रोवाइड किए। तो इसी तरह से ऑडिट के अंदर भी हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल जब चेकिंग की जा रही है तो किस किस को कैसे काम असाइन किया गया, किस किस को कैसा काम दिया गया है। किसी को ऐसा काम तो नहीं दे दिया कि जिसको मशीन चलानी भी नहीं आती उसको मशीन पे बिठा रखा है, किसी को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता उसको वहाँ बिठा रखा है। तो मीन्स कि इंटरनल चेकिंग का मतलब क्या है कि वर्क डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉई अकॉर्डिंग टू देयर इज ए कैपेबिलिटी एंड हिज वर्क इज एग्जामिन इंडिपेंडेंटली बाय द अनदर एम्प्लॉई। उनका काम एक ऐसे पर्सन के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा जो क्या हो, इंडिपेंडेंटली हो, मतलब कि ऐसा पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल भी बिलोंग ना करता हो। हमने ऑडिट की जब हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, वैसे क्वालिफिकेशन कोई थी नहीं, बट एक कंडीशन रखी गई थी कि ऑडिटर कौन होना चाहिए, कि इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए जो कंपनी से बिल्कुल भी रिलेट ना करता, तभी तो वो फेयर एंड ट्रुथ पिक्चर जो लेके आएगा कंपनी की ना, ठीक है। इफ द वर्क इज डिवाइडेड प्रॉपरली चेक चांसेस ऑफ द फ्रॉड एंड एरर क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर सारा का सारा काम आपने बहुत अच्छे से उसको डिवाइड कर रखा है, बहुत अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो चांसेस जो एरर और फ्रॉड के जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे, वो बहुत कम होंगे। अगर काम ही प्रॉपर से नहीं कर रखा, गलत काम आपको अपॉइंट कर रखा है, मशीन चलाने वालों को तो आपने कंप्यूटर का काम दे दिया, कंप्यूटर चलाने वालों को आपने मशीन का काम दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो फ्रॉड के, जो एरर के होने के चांसेस वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनल चेक ये किया जाता है कि काम सही ढंग से आपने असाइन कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर मैं इसको वन वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, और उस काम को एग्जामिन करने वाला पर्सन वो पर्सन होगा जो आपका अननोन पर्सन होगा। इज इट क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि नॉलेज ऑफ द प्रीवियस ईयर फाइनल अकाउंट। अब प्रीवियस ईयर फाइनल अकाउंट को क्यों देखा जा रहा है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रीवियस ईयर फाइनल अकाउंट को क्यों देखा जा रहा है? इट्स नॉर्मल, क्योंकि किस तरीके से पिछले वाले साल के अंदर आपने ऑडिट करवाया था, पिछले साल के ऑडिट करवाने के तरीकों को देखा जाएगा कि कैसे करवाए हैं। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन बी एग्जिस्टेंस, अगर ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही एग्जिस्टेंस में है तो क्या किया जाएगा, लास्ट ईयर की ऑडिट को देखा जाएगा कि कैसे क्या कुछ काम किए जा रहे हैं। देन ऑडिटर शुड बी एग्जामिन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज उसको ये पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी काम अच्छा हो रहा था, जब पहले ऑडिट करवाया था उन्होंने क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मीन्स कि कहने का मतलब एक तरह से बेस मिलना, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर आपको +2 क्लियर करनी है तो +1 का बेस होना चाहिए। डेबिट क्रेडिट का नहीं पता होगा तो कंपनी की बुक कैसे करेंगे। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, बीकॉम करनी है, इवन बीबीए करनी है, ठीक है, या फिर आपको सीए करना है कंप्लीट, तो सीए फाउंडेशन का पेपर भी क्लियर करने के लिए तो आपको पहले +1 +2 की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्या है, आपका बेस है। इसी तरह से कंपनीज के अंदर भी ऑडिट करते समय ये देखा जाता है कि पहले ऑडिट करवाया हुआ है या नहीं करवाया। पीरियड ऑफ ऑडिट भी देखा जाता है। मैंने आपको ये प्रोसेस समझाने से पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वो पॉइंट क्या था कि जो ऑडिटर होगा ना उसे अपॉइंट कौन करता है, एक अपॉइंटर होता है जिसे मैंने एग्जांपल लिया था, कंपनी लिया था। अब कंपनी को कितना ऑडिट करवाना है ये हमने पढ़ा, कौन सी बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट करना है वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर पहले ऑडिट कर रखा है तो वो भी हमें पता लग गया, है ना। बट नॉर्मली जो ऑडिट करवाने की जो ड्यूरेशंस होती है एक कंपनी के द्वारा, वो नॉर्मली 1 साल में एक बार होती है ना। क्यों? क्योंकि हर एक का फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर 31/3, अब जैसे 2023 लगा हुआ है तो 2024 को बुक ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करके रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि नॉर्मली जो ऑडिट ड्यूरेशंस कितनी होती है, वंस इन अ ईयर, एक बार होती है साल के अंदर। बट इज अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट इज ड्यूरेशंस विल बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये कह रहे हैं कि कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, मान लो कि कोई कंपनी ऐसे किसी के ऊपर फ्रॉड का केस लग गया है कि ये कंपनी तो कैपेबल ही नहीं है पेमेंट करने के लिए, उसे ऑन द स्पॉट पेमेंट ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो दैट्स द रीज़न कि कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जो ये ऑडिट करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। बट नॉर्मली 1 साल का आपका 1 साल के अंदर एक बार क्या होता है, ऑडिट करवाने की ड्यूरेशंस होती है। नेक्स्ट क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय की इंस्ट्रक्शंस जैसे कि हमारे पास कितने डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना, डेटर्स वही होते हैं ना जिनसे कंपनी को पैसा लेना होता है। क्रेडिटर्स कितने होते हैं, मीन्स कि जिनको कंपनी को पैसा, कंपनी ने जिनको पैसा देना है। यहाँ से तो कंपनी के पास पैसा आएगा, यहाँ पे कंपनी से पैसा जाएगा। ये कहाँ पे शो की जाती है, एसेट साइड शो की जाती है। ये कहाँ शो की जाती है, ये आपकी लाइबिलिटी साइड शो की जाती है। इतना पता है आपको, ठीक है जी। लिस्ट ऑफ द बैड डेट्स एंड ऑल्सो द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिपेयर, ऑल आर द प्रिपेयर। ये कह रहे हैं कि बैड डेट्स क्या हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑल थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड, ठीक है। मतलब कि आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है, कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को भी प्रिपेयर किया जाएगा। इवन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी दिखाया जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पता है ना, कि ऐसा खर्चा जो करते तो इस साल है, मान लो 2023 के अंदर मैंने खर्चा किया, बट उसका बेनिफिट आगे आने वाले 3, 5, 7 सालों के अंदर आपको उसका बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इसका हर बार एक एग्जाम्पल होता है, यही एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि ऐसा खर्चा जो कि आज कर रहे हो बट उसका बेनिफिट आगे आपको मिलने वाला है। तो इनके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट में शो ऑफ किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिवीजन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑडिट वर्क। अब देखो, एक ऑडिटर है। अब क्या इतनी बड़ी कंपनी है जिसके अंदर 1000 लोग काम करते हैं, 1000 ही ले लेते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें 1000 लोग काम करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। इस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन्स भी कैसी होती होगी, ट्रांजेक्शन्स भी बड़ी वैल्यू अमाउंट में होती होगी, टर्नओवर भी बड़ी अमाउंट में होता होगा, ठीक है। तो इन सभी की ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन चेक करना तो एक छोटा बड़ा टास्क हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने काम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि वो उसका काम थोड़ा आसान हो जाए। ये भी सब चीज़ें क्या है, एक प्री डिसाइडेड होती है आपके प्रोसेस, आपके एक रिक्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, कि आप कितने लोगों तक अपना काम क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। द वर्क ऑफ द ऑडिट बिकम पॉसिबल व्हेन इट इज़ टू बी द डिविजिबल इनटू देयर इज अ असिस्टेंट। जब आप अपने असिस्टेंट्स को काम सौंप देते हो तभी क्या है, काम पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर सीनियर ऑडिटर्स होते हैं और एक आपके जूनियर ऑडिटर्स होते हैं। सीनियर ऑडिटर का मतलब क्या होता है कि हु आर एक्सपीरियंस्ड की बात की जा रही है, मतलब कि उनको प्रॉपर वे से एक्सपीरियंस है। और जूनियर असिस्टेंट्स वो असिस्टेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, मीन्स कि वो सीख रहे हैं उसकी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ऑडिटर है, मेन ऑडिटर, इसने अपने काम को बांट दिया है। जूनियर असिस्टेंट है और एक आपका सीनियर असिस्टेंट है। वो ऑडिट वर्क इज टू बी कंप्लीट ओनली थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क बिटवीन देयर इज अ सीनियर एंड द जूनियर ऑडिटर। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इस ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले इस ऑडिटर को इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो हमने 10-12 बातें में पढ़ी, कि इनकी बुक ऑफ अकाउंट कैसा है, नेचर कैसा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है, ठीक है। पहले बुक ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया गया तो उसका बेस होना चाहिए, कितने लिस्ट ऑफ मतलब कि एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की लिस्ट, ऑल थिंग्स आर टू बी नो अबाउट इट। और इसके बारे में अगर किसी कोई कंपनी ने इसको अपॉइंट कर लिया है और उसकी राइट एंड ड्यूटी के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा, तो कंपनी के बारे में बात की जा रही है तो उसे MOA और AOA के बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी फर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे डीड के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ओके। ये था पॉइंट जो आपको बताया मैंने अभी, ये थे आपके कुछ छोटे से एक प्रोसेस जो कि एक फर्स्ट टाइम जो ऑडिटर करता है ना उसके लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। चलिए, सो अब आगे शुरू करते हैं ऑडिट प्रोग्राम। इतना समझ में आ गया। चलो, ऑडिट प्रोग्राम को समझने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कि हम बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ते हैं, इवन मार्केटिंग के अंदर भी पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ आपको सेल करनी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान बनाते हो, दैट मीन्स प्लानिंग करते हैं, जिसके अंदर हम क्या सोचते हैं, वो भी ये मान लो एक पर्सन है, ये ऑडिटर है, इसको अपॉइंट किया गया,
इसके माइंड में अभी क्या चल रहा है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये माइंड में चल रहा है फिलहाल कि मैं कितने एम्प्लॉय को मेरे अंडर हायर करूँ, एज ए सुपीरियर, एज ए सबऑर्डिनेट। ये सब चीज़ें है, ये खिचड़ी है, मैं कहूँ तो इसको खिचड़ी क्या पकड़ी है इसके दिमाग में, ये भी इसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है। आप कोई भी काम करते हो, जब आपका पेपर वर्क नहीं होता, वो केवल दिमाग में होता है, वो क्या होती है, प्लानिंग होती है ना। जब इस चीज़ को आप पेपर वर्क पे ले आते तो बिजनेस में उसे क्या कहते थे, एक सेकेंड क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, यही कहते थे कि जब आप उसका स्ट्रक्चर बना देते हो, कहने का मतलब एक ब्लूप्रिंट बना देते हो जिसके अंदर प्रॉपरली मेंशन होता है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम में कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ एक रिटन डॉक्यूमेंट जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये काम ऐसे करना है, आपको ये काम ऐसे करना है, ये आपका सुपीरियर, ये आपका सबऑर्डिनेट है ना। इसी तरह से ऑडिट के अंदर भी होता है। जब आप अपने डाटा की, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन की क्या करते हो, एक स्ट्रक्चर वे में, एक रिटन फॉर्म में, एक प्लान फॉर्म में जब आप लिख लेते हो कि ये काम ऐसे करना है, इतना इतना काम होना चाहिए, ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, इतना काम इस पर्सन को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग जो भी इसको काम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। तो मतलब कि हर चीज़ को वो एक रिटन फॉर्मेट में लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिट प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑडिट प्रोग्रामिंग एक सिस्टमेटिक डिटेल एंड द रिटन प्लान होता है। बस इसके अंदर इसका यही मतलब है, इसके बेस पे इसकी फीचर्स, इसके ऑब्जेक्टिव, इसकी इंपॉर्टेंस ये बनाई हुई है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टच वुड अगर बताऊँ तो कि ये जो क्वेश्चन है ना 101% है, क्योंकि जब मैंने 2021 से लेकर इवन 2015 से लेकर मैंने 2021 का एक सेशन मैंने अपलोड किया था क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, और 2021 से लेकर 22 का 23 का ये सेपरेट क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, वो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, इवन वो कुरुक्षेत्रा से है, KU के है, CRSU से है, ठीक है, और इवन DU यूनिवर्सिटी से है, MDU से है, कानपुर से है, GJ यूनिवर्सिटी, IG यूनिवर्सिटी से है। इस सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के अंदर ये ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो देखते हैं अभी क्या कहते हैं कि इतना क्या है इसके अंदर कि ये हर बार आता है। अब इसके अंदर जो वर्ड है ना ये ध्यान से सुनना, ये क्या है, सिस्टमेटिक डिटेल है ये, ठीक है, रिटन प्लान होता है ऑफ द ऑडिट टेक्निक टू बी अडोप्टेड। क्या क्या ऑडिट जो टेक्निक्स है वो अडोप्ट करने वाला है उन सभी को वो क्या करता है, वो रिटन फॉर्मेट में अपने पास रख लेता है। मीन्स कि ऑडिटर मेक अ प्लान ऑफ द वर्क टू बी डन और द कंस्ट्रक्ट अ फ्रेमवर्क ऑफ हिज प्रोग्राम। ये कहते हैं कि वो अपने एक पेज पर मतलब दिखा देता है कि ये काम है, ये काम मैंने लिख दिया है, मतलब कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में एक रिटन प्लान में दिखा देते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके बीच में और इवन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जिसने आपको अपॉइंट किया है, जिसको हमने अपॉइंटर पढ़ा था ना, वो कंपनी मीन्स कि एक उनके बीच में कैसा इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, लिंक इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं बिटवीन द वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन द ऑडिट वर्क। इवन ऑडिट के अंदर डिफरेंट जो वर्क करने पड़ेंगे उनके बीच में एक बढ़िया रिलेशन, एक बढ़िया लिंक इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू देयर इज अ WW बिग्स के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक डिटेल प्लान है ऑफ द ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म। जो भी उसको काम परफॉर्म करना है उसके बारे में आपको बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि खोल के रख दिया है, वो डिटेल प्लान होता है। स्पेसिफाइंग द प्रोसीडर टू बी फॉलो, एक सेकेंड, कौन से जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन देयर इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर इज गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायरमेंट, और कितना टाइम उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में लगेगा। तो यहाँ पे 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक तो डिटेल प्लान होता है, आपको ये बताता है कि कौन सी प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरिफिकेशन कर रहे हो। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि आपको एस्टिमेटेड टाइम बताता है कि इन वेरिफिकेशन में आपको कितना टाइम लगेगा। ये आपकी डेफिनेशन है ऑडिट प्रोग्रामिंग की, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक वर्ड लिखे हुए हैं जो कि इसके ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले हमने क्या तैयार किया है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि कितना काम है, कितने टाइम में होगा, कितने इसको
ड्यूरेशंस लगने वाली, ये सभी हमने डिसाइड किया। ऑफ द ऑडिट वर्क सो दैट इट पॉसिबल टू कंप्लीट द ऑडिट वर्क विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। अगर आपने फ्रेमवर्क ही नहीं बनाया तो क्या आप स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मुझे बताइए। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से आप अपने जो जितने अंडर काम करने वाले लोग हैं, इवन जूनियर है, सुपीरियर है, सीनियर है, कितने को रखने जा रहे हैं, उनके बीच में आप क्या करोगे, वर्क को डिवाइड कर दोगे, काम को अच्छी तरह से बांट दोगे, है ना। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि बीइंग अवेयर ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द वर्क डन बाय द एम्प्लॉय, ये भी आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। बेटे ध्यान से सुनो, जो भी मतलब अगर आप इस ऑडिटर की जगह ना अपने आप को रख दो, आंख बंद करो, चलो सभी बच्चे बिल्कुल अपने आप को एक कंपनी के अंदर आप एंटर कर रहे हो, ठीक है। कंपनी के अंदर एंटर करते वक्त आप एज ए ऑडिटर एंटर कर रहे हो, तो कैसी फीलिंग आएगी, किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप, फीलिंग तो अच्छी आ रही होगी वैसे, नॉर्मल सी बात है, किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी को एक मतलब कहते हैं कि अपने सिर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है ना, कि हमें ये टास्क कंप्लीट करने, इन तरीके से काम करना है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो आपके जो एम्प्लॉई है वो किस तरीके से काम को कंप्लीट कर रहे हैं, वो वर्क डन बाय द एम्प्लॉई। ईजी टू रिप्लेस द पोजीशन ऑफ द पर्सन, आप पर्सन को ईजिली रिप्लेस कर सकते हो, कैसे बताती हूँ। मान लो ये काम बांटा गया था, इसके मेरे नीचे जो काम करने वाले मान लो 3 पर्सन थे, ठीक है। मैंने हर एक व्यक्ति के काम को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करके रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ था कि अगर कोई भी लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी पर्सन पढ़ रहा है, उसको ईजिली क्या हो रहा है, समझ में आ रहे हैं, क्या हो रहा है, समझ में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब इन केस इसको कुछ हो जाता है या फिर इसके साथ मेरा झगड़ा हो जाता है, ये छोड़ के जा रहा है, ठीक है, इसके साथ मेरा झगड़ा हो रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो क्या मैं इसका काम किसी और व्यक्ति को, मिस्टर वाई को मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ? ऑब्वियसली। अब ये रिटर्न फॉर्मेट में ये इसको आसानी से समझ में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर वाई को अगर मुझे पर्सन की रिप्लेसमेंट करनी है, वो भी मैं क्या कर सकती हूँ, आसानी से कर सकती हूँ, ठीक है। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नॉर्मल सी बात है, वर्क को डिवाइड किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या की जाएगी, उसको फिक्स की जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से? ओके जी, चलो ऑब्जेक्टिव हो गया। टाइप ऑफ ऑडिट प्रोग्रामिंग की बात की जा रही है। ऑडिट प्रोग्रामिंग कितने तरह की होती है? स्टैंडर्ड प्रोग्राम होती है, एक टेलर मेड प्रोग्रामिंग होती है। स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग तो समझ रहे हो, जो पहले ही हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये कह दिया कि इतना टारगेट हमें अचीव करना है तो करना है। दिस डॉक्यूमेंट इज यूज द यूनिफॉर्मली इन ऑल द ऑडिट एंड देयर is no need of the auditor to prepare a separate audit programming। देखो अब प्रोग्रामिंग के अंदर हमने पढ़ा कि एक आपने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, क्या तैयार किया है, फ्रेमवर्क तैयार किया कि इस तरीके से हमने काम करना है। स्टैंडर्ड की बात मीन्स क्या है, जो सब पे मोस्ट ऑफ अप्लाई होती है, क्या है, अप्लाई ऑन ऑल, मीन्स कि ऐसा प्लान जो सब पे क्या है, अप्लाई हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग कहेंगे। ऑडिट बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस डॉक्यूमेंट इज यूज्ड यूनिफॉर्मली इन ऑल द ऑडिट, ये हर ऑडिट के ऊपर क्या है, इजिली अप्लाई हो रही है। एंड देयर इज नो नीड फॉर द ऑडिटर टू प्रिपेयर अ सेपरेट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको एक सेपरेट वे से आपके बुक ऑफ अकाउंट को, बुक ऑफ प्लान को आपको तैयार नहीं करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? मीन्स कि जो पहले से प्री डिसाइडेड है वो सभी कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा, इसमें कोई अलग प्लान नहीं डिसाइड करना। टेलर मेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? टेलर मेड का मतलब होता है कि जैसी जैसी कंपनी है वैसे वैसे हिसाब से आप क्या कर पा रहे हो, अपने प्रोग्राम को, अपने वर्क को, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रिटर्न फॉर्मेट में तैयार कर रहे हो, इसकी अकॉर्डिंग टू देयर इज अ बिजनेस। बट यहाँ पे तो क्या था कि एक प्लान है वो सब पे अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम विच इज टू बी प्रिपेयर सेपरेटली फॉर देयर इज ईच ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सेपरेटली होता है। मीन्स कि हर ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑडिटर है, अपने उनके नेचर, उनके ट्रांजेक्शन, उनकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं ना, ये इनके बेस पर वो क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन, बुक्स ऑफ अकाउंट के प्रोग्रामिंग को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, टेलर मेड
प्रोग्रामिंग, एक होता है स्टैंडर्ड मेड प्रोग्रामिंग, दूसरा क्या होता है टेलर मेड प्रोग्रामिंग। ये दो प्रोग्रामिंग है, फर्स्ट एंड देन सेकेंड। ओके, चलिए जी, एडवांटेज ऑफ द ऑडिट प्रोग्रामिंग, इट्स ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या है, देखो एडवांटेज क्या है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा एक पॉइंट कि यहाँ पर पहले से ही फ्रेमवर्क डिज़ाइन है कि हम इस तरीके से काम करेंगे। हमारा यहीं से बेटे नेगेटिव पॉइंट्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, काम तो स्पेसिफाई हो गया, इजीली से आप प्लेस कर पा रहे हो कि अगर डिवीजन ऑफ वर्क है, ये काम इसने करना, इतना इतना काम कर दिया, कितना काम कर दिया वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। ध्यान से सुनो, मैं कह रही हूँ कि मेरा ये इतना सारा काम था, इसमें से मैंने इतना हाफ प्रिपेयर कर दिया, इतना काम हो चुका है, ये पेंडिंग है। तो जो नया पर्सन आएगा क्या उसको इजीली से समझ सकता है? ऑब्वियसली समझ सकता है। तो पहला तो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्सिंग कर सकते हैं, अवेयरनेस होती है। तो यहाँ पॉइंट लिखे हो ना, ये सारे के सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, एडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज की अगर मैं बारे में बात करूँ तो डिसएडवांटेज क्या है, अगर काम पहले से ही डिसाइड कर दिया, उनकी एबिलिटी के हिसाब से ही डिसाइड किया है, बट वो इससे ज़्यादा काम करना चाहती है, उससे कम काम करना चाहती है, काम करने की तरीका अलग है। काम इनकी पसंद के हिसाब से मिला है, बट काम करने का जो तरीका है वो इनका अलग है। बट कंपनी ने क्या कर दिया, एक प्रोसेस बता दे कि इससे ही करना है, इसके अलावा गए तो तुम्हारा काम एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो इनकी एनर्जी है वो क्या हो गई है, लो हो गई है। ठीक है, अब एक पॉइंट तो नेगेटिव यही हो गया, सॉरी, ठीक है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया, दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि अगर किसी पर्सन को ये पता है कि इस प्रोसेस से ही काम करना है, तो कहीं ना कहीं बीच में फ्रॉड होने के बहुत चांसेस होते हैं। पहले से ही कोई चीज़ प्री डिसाइड, ये होता है ना कि आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा है कि जो मंत्री होते हैं उनको मतलब हानि पहुंचाने के लिए जो लोग होते हैं, जो उसके दुश्मन होते हैं, उनसे क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें पता है 101% खबर आई है कि यहाँ से ही मंत्री जी की गाड़ी जाएगी तो यहाँ पे विस्फोट करेंगे। ऐसा होता है ना, जब आपको ऐसे ही ऑडिट में होता है। जब एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा, कभी आप पेपर में ऐसे करें, पेपर में ऐसे नहीं करना, वो थोड़ा समझाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अगर आपको पहले ही पता है कि ऑडिट इस तरीके से होगा, ऑडिट में ये आने वाला है, तो क्या जो अकाउंटेंट है जो उस चीज़ को तैयार कर रहा है, क्या वो फ्रॉड करने के लिए पूरा तैयार नहीं होगा, उसका मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट्स है। चलो अब देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। उनकी एबिलिटी के हिसाब से हमने क्या कर दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेटअप कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में पॉइंट? ओके जी। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइनिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने बताया उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करना कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने नहीं डिटरमाइन किया होगा तो पूरी सावधानी से काम नहीं करेंगे, पूरे कॉशन से या पूरी डेलीगेशन से वो काम नहीं करेंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही सेटअप है, पूरी सावधानी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन से, पूरी डेलीगेशन से वो काम करेंगे, है ना। नेगलेक्ट करेंगे नेग्लिजेंसीज को, लापरवाही को वो दूर हटाएंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस। अभी मैंने आपको बताया कि कितना काम हो चुका है, ये भी हमें पता लग सकता है ऑडिट प्रोग्रामिंग में। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इन वर्क। यूनिफॉर्मिटी इन द वर्क का मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन देयर इज अ पास्ट ईयर वी आल्सो एबल टू प्रिपेयर द रिसेंट ऑडिट प्रोग्रामिंग। देयर इज अ टू बेनिफिट, इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड प्रिवेंट द अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ द टाइम। देखो मैंने अभी आपको एक पॉइंट समझाया था इसके कि एक अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि पहले भी ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर का है वो क्या होगा, उसका बेस होगा। उस बेस के हिसाब से वो देखेगा कि कितनी एरर इसके अंदर आ रही थी, कितने इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये सब चीज़ें इसके अंदर देखे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर आपके पास बेस है तो कहीं ना कहीं उस बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने में, एक तो आप उस रिपोर्ट को ही चेक करें, एक सारी ट्रांजेक्शन्स को चेक करें कि जर्नल की, लेजर की, ट्रायल बैलेंस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ट्रेडिंग की, फिर आता है बैलेंस शीट, है ना, और फिर इसको तैयार करें। तो कितना टाइम कंज्यूम हो गया भाई, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्या? तो दैट्स अ रीज़न कि यहाँ पर जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं, अननेसेसरी इवेंट्स होते हैं, उनको से बचाता है। दूसरा यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि एक रूपता लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नो इफेक्ट इन ऑफ चेंज इन द एम्प्लॉय।
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर कोई एम्प्लॉई जा रहा है, कोई आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, रिटर्न फॉर्मेट में है, ठीक है। ड्यू टू देयर इज एनी रीजन एनी एम्प्लॉई हैज़ टू बी गो ऑन द लीव और रिज़ाइन कर रहा है, या तो वो जा रहा है या छुट्टी पे जा रहा है या फिर वो रिज़ाइन करके जा रहा है, तो क्या होगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हर एक पर्सन को हर एक चीज़ क्या है प्रॉपरली गाइडलाइंस की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ देयर इज़ अ रिटर्न प्लान के थ्रू, क्योंकि हर चीज़ आपको लिखित में दी हुई है, तो नॉर्मल सी बात है। प्रूफ इन अ कोर्ट, प्रूफ इन अ कोर्ट क्या है कि अगर आपके पास हर एक चीज़ का वाउचर है, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन है, हर एक चीज़ की क्या है डॉक्यूमेंटेशंस हैं, तो ये क्या नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है बेटे आपको कि इनके बेस पे ये ऑडिट प्रोवाइड किया, ऑडिटर ने रिपोर्ट तैयार की होगी, राइट। अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो आपके ऊपर मतलब कि एक तरह से एलिगेशन लगा रहा है कि ये कंपनी तो इंसॉल्वेंट घोषित हो चुकी है, मीन्स कि ये कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे पाए, है ना, अपने क्रेडिटर्स की ड्यूज़ को पे ऑफ कर सके, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है बेटे आपको एज अ पर्सन, ये जो क्रेडिटर जिसने केस किया है ना, उससे आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रोग्रामिंग जो वर्क किया जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके कई बार क्लाइंट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है तो वो केस भी कर देते हैं ना, ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं ऑडिट का जो वर्क है आपको एक साफ इमेज दिखाने के लिए कंपनी की, देखो हमारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, एक वैलिड प्रूफ है, इतना सामान हमने खरीदा, इतने क्रेडिटर्स, ये देखो ये टॉपिक है ना, ये फर्स्ट चैप्टर का है कि क्यों ये एक क्वेश्चन आया था कि ऑडिट हमारे लिए लग्जरी है और अकाउंटिंग हमारे लिए नेसेसरी है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ना, ये हमने वहाँ डिस्कस किया था, ठीक है। तो इन केस वही आप, इवन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ या फिर एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखो बेटे, ठीक है। अगर क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में किसी भी तरह का झगड़ा हो जाता है, उस झगड़े को आप सॉर्ट आउट करने के लिए उस डिफेंस को अपने डिफेंस में आप एक एज ए कोर्ट के सामने प्रूफ रख सकते हैं कि देखो ऑडिट मैंने इन के बेस पे किया है, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये वाउचर मेरे पास है, इतने मेरे बुक ऑफ अकाउंट की नॉलेज है, ये यहाँ पे चीज़ लिखी हुई, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलो, सेविंग ऑफ टाइम को सेव किया जा रहा है, नॉर्मल सी बात है, हर चीज़ प्री डिटरमाइन है। मैंने एक प्लान बना, जैसे कि मेरा कोई प्लान होता है कि जैसे महीने के अंदर मैं कम से कम 5 वीडियो मैं ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर की वीडियो होती है, 5 वीडियो हमारी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की होती है, 5 वीडियो हमारी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की होती है, इवन 5 वीडियो हमारी क्या होती है +2 क्लास की होती है, 5 वीडियो हमारी +1 क्लास की होती है। इसके अलावा जब भी अगर मेरे पास टाइम बच जाता है कि इनके अंदर मैं एक प्लस कर देती हूँ, तो नॉर्मल सी बात है जो टारगेट मैं सेट कर देती हूँ, देखो 6 और सब्जेक्ट कितने हो गए 5, तो इवन मोस्ट ऑफ 30 वीडियोस, तो दैट्स अ रीज़न कि आप देख पा रहे होंगे कि दिन के अंदर मेरी 2-2, 3-3 वीडियो रहे साथ साथ में मेरी जॉब के साथ, तो मैं किस तरीके से उसको मैनेज कर पा रही हूँ, एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके थ्रू मुझे डेली प्लान नहीं बनाना पड़ता, मेरे टाइम बहुत सेव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि साइमल्टेनियस वर्क इन देयर इज अ डिफरेंट बिजनेस, मीन्स कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो सिमिलरिटी आपको नजर आएगी डिफरेंट बिजनेस में विद द हेल्प ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपके ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से ऑल द थिंग्स आर क्लियरली एक्सप्लेन कि व्हाट टू डू, हाउ मेनी पीपल्स आर एंगेज्ड एंड हाउ मेनी टाइम्स आर रिक्वायर्ड। अब नॉर्मल सी बात है, कितने लोग चाहिए, कितना टाइम लगने वाला है, क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये हर एक बिजनेस के अंदर होते हैं। इवन आपका टास्क डिफरेंस क्यों ना, अब जैसे कि मेरा टास्क एक ऑडिट के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है, बट मुझे ये पता है कि डेली का कम से कम 3 से 4 घंटे मेरे यूट्यूब के लिए जाती है, तो वो क्या है, आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइडेड होते हैं कि इतना टाइम, इतने पीपल, इतना काम, इतना कॉस्ट यहाँ पर आएगी। तो ये दैट्स अ रीज़न कि यहाँ पे कम्प्लीटली हेल्पफुल होती है। 9th पॉइंट कहते हैं कि कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल। ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट चेकिंग कर सकते हैं ड्यू टू देयर इज अ रिटर्न प्रोग्रामिंग। देखो मैंने कहा है कि मुझे इतना काम इतनी देर में करना है, मैंने देखो क्या कहा कि आपको
मान लो ये 3 पर्सन अपॉइंट किए हैं, ठीक है। इसका काम दे दिया मैंने अकाउंट्स को चेक करने के लिए, ठीक है। इसका काम दे दिया मैंने बिल्स को कलेक्ट करने के लिए। इसका काम दिया मैंने इनके बीच में क्या करना, वेरिफिकेशन करने के लिए कि इन दोनों के बीच में जो अमाउंट लिखी हुई है, जो इसमें बिल में अमाउंट लिखी हुई है, जो इसमें बिल में अमाउंट लिखी है, क्या वो दोनों में ठीक लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। तो क्या कोई एंट्री रह सकती है जब 3 व्यक्ति एक ही काम के लिए लगे हों और 2 भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो नॉर्मल सी बात है, जो कंप्लीट चेकिंग की पॉसिबिलिटी पूरी होती है, ठीक है। नो फील्ड ऑफ द एग्जामिनेशन रिमेन अनटच्ड एंड हैंस द ऑडिटर इज सेटिस्फाई दैट अ कंप्लीट एग्जामिनेशन हैज बीन बी कंडक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैसिलिटी इन कंट्रोल। कंट्रोल में फैसिलिटी आती है, क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई काम को डिवाइड कर रही हूँ, अगर किसी को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अब मैंने जैसे कि इनको अकाउंट्स को काम दिया मिस्टर एक्स को, ठीक है, मिस्टर वाई को मैंने वाई का काम दिया और ये है जेड को, क्या ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं देंगे कि मैम इतना काम हो चुका है? क्या मुझे ये भी रिस्पॉन्स नहीं देगा? तो नॉर्मल सी बात है, इनके ऊपर मेरा कंट्रोल बना रहता है कि जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था, जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था और उनके एक्चुअल के परफॉर्मेंस के हिसाब से वो दोनों मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो रीज़न क्या है इस गैप के बीच में आने का? तो कहीं ना कहीं मैं कंट्रोल भी कर पा रही हूँ। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो बेसिक पॉइंट से ज़्यादा रट्टा मारने वाली बात नहीं, एग्जाम के अंदर यही पॉइंट आते हैं कि ऑडिट प्रोग्रामिंग के एडवांटेज, उसकी डिसएडवांटेज क्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये 8-10 पॉइंट जो हैं प्रॉपर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो डिसएडवांटेज की, लैक ऑफ द इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स क्या है कि पहल नहीं कर पा रहे भाई, क्योंकि हर चीज़ आपने प्री डिसाइडेड कर दिया, हर चीज़ आपने जो वर्क था वो आपने प्रॉपरली पहले से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। उनके जो मेथड से, उनके जो तरीके थे, ठीक है, वो आपने बिना जाने ही उनसे काम करवा रहे, वो भी अपने तरीके से। तो नॉर्मल सी बात है, जो एनर्जी होती है ना वो हर एक इंसान की हो जाती है। मैं कह रही हूँ कि आपको जैसे कि पढ़ाना है, मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, पढ़ाने की छोड़ो, कि आपको किसी इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, और इसके पास जाने के रास्ते 2 हैं। एक तो ये रास्ता है, एक ऐसे ऐसे करके घूम फिर के ऐसे ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर खाबड़ से होकर फिर यहाँ पे जाना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इस तरीके से कैसे पहुँचा जा सकता है। कंपनी कह रही है नहीं, पूरा प्रोसेस चाहिए, हमें तो काम लेना है, तनख्वाह है 8,000 रुपये, ठीक है, बट कंपनी क्या चाह रही है कि दिन में 8 घंटे काम कर रहा है ना, तो 8 घंटे की बजाय मैं उससे 10 घंटे का काम लूँ। तो समझ पा रहे हो ये 8,000 का मामला समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब कि जैसे कंपनी ने प्रोसेस डिसाइड किए उसी तरीके से काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो उनका जो कैपेसिटी है, उनकी जो इंटेलिजेंसी है, जो उनके अंदर जो कैपेबिलिटी थी, जो उनके अंदर जो एंथुजियम्स था, मतलब कि जो उत्साह था, वो क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। दैट्स अ रीज़न कि लैक ऑफ द इनिशिएटिव्स होगा। फिर ये पता है क्या कहेंगे लोग कि काम तो वैसे भी कंपनी की तरफ से होना है, कंपनी के हिसाब से होना है, तो क्यों अपना हम दिमाग लगाएं, बोलने दो इनको जैसे करना है हम वैसे कर देंगे, है ना। नेक्स्ट आ जाता है कि लैक ऑफ द मोरल इन्फ्लुएंस। वही बात आ जाती है, ठीक है, प्री डिफाइंड मैनर से हमें हर काम करना पड़ता है, तो नॉर्मल सी बात है, इनका मोरल भी क्या हो जाता है, डाउन चला जाता है। चलो, यूनिफॉर्मिटी इन हार्मफुल। कई बार ये होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है, प्री डिफाइंड जो प्लान होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको ये पता है कि इस पाथ से हमें जाना है, एग्जाम्पल है ना मंत्री का वाला, यहाँ वही है ये, उनको ये पता है कि इस रोड से नहीं जाएंगे, वो जाएंगे इससे, तो यहाँ पे भटकाएंगे हम बम्ब, ठीक है, उनकी गाड़ी को उड़ाएंगे। तो इसी तरह से अगर आपके पास यूनिफॉर्मिटी पाथ है तो कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस, कहीं ना कहीं एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अकाउंटेंट है आपकी कंपनी का, वो यहाँ पर जो जैसे मंत्री जी की गाड़ी उड़ती है तो वहाँ पर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के पैतरे लगाएगा कि मेरा फ्रॉड यहाँ से ना दिखे, ठीक है। ये है आपका कंप्लीट चैप्टर, सॉरी कंप्लीट तो नहीं, आपका ऑडिट प्रोग्रामिंग हो गया है कंप्लीट। देन उसके बाद हम पहुँचेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट्स अ मीनिंग ऑफ ऑडिट नोटबुक। ये आपका आ जाता है सेकंड पॉइंट, क्योंकि आपका जब फर्स्ट पॉइंट था कि एक फर्स्ट टाइम जो ऑडिट कर रहा है, एक सेकेंड,
ओके, नाउ इट इज़ विजिबल। ओके, हमने अभी तक क्या किया, फर्स्ट पॉइंट कि अगर कोई ऑडिटर फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमने ये पढ़ा। सेकंड बातें हमने क्या पढ़ी कि एक ऑडिट प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये पढ़ा। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, इसके नेगेटिव पॉइंट्स, ये हमने डिस्कस किए। अब बात कर रहे हैं ऑडिट नोटबुक क्या होता है। ठीक है, ऑडिट नोटबुक क्या होता है, एक पॉइंट और है। नाउ इट इज़ विजिबल और क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, चलिए ऑडिट नोटबुक के बारे में बात करते हैं अब हम। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि मेरे दिमाग में ये प्लान चल रहा था कि मैं किस तरीके से काम करूं, ये मेरा दिमाग ऐसे चल रहा था। फिर मैंने इसको जब रिटर्न फॉर्मेट में कंसेप्ट को जब मैंने लिखा तो उसे क्या बोलते हैं, रिटर्न फॉर्मेट में, रिटर्न प्लान में मैंने इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने इसको लिख दिया, तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑडिट प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है, अब जब मैं ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बात कर लिया, हमने ऑडिट प्रोग्राम को करते करते देख लिया, तो उसके अंदर जब मैंने बुक ऑफ अकाउंट को चेक किया ना, किसको चेक किया, बुक ऑफ अकाउंट को जब मैंने चेक किया तो उसके अंदर, एक सेकेंड दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से, बोलो ना, चलो नेक्स्ट टाइम यहाँ तक लिख लेंगे। अब दिखाई दे रहा है, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं इस साइड लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे बुक ऑफ अकाउंट को जब मैंने प्रिपेयर किया तो इसमें से ऐसे देखा कि कुछ एक की पॉइंट्स ऐसे हैं जब मैं इस कंपनी को नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑडिट करने के लिए जाऊँगा तो मुझे तब भी ज़रूरत होंगे। दैट मीन्स ऐसे की पॉइंट जो आपके फ्यूचर के अंदर काम आने वाले हैं, ऐसे की पॉइंट्स, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके फ्यूचर में काम आएंगी, उनको क्या करते हो आप, एक अलग डायरी में लिख लेते हो। ठीक है, एक सेपरेट डायरी में लिख लेते हो, उसे हम क्या कहते हैं, नोटबुक कहते हैं। और ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है हमें, या ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको राइट डाउन कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑडिट नोटबुक कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ ऑडिट नोटबुक क्या होता है कि एन ऑडिट नोटबुक इज अ पर्सनल नोटबुक। देखो सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक पर्सनल नोटबुक है। ये कभी ऐसे कोई भी ऑडिटर इसको ऐसे ही शो नहीं करता क्योंकि ये पर्सनल है, क्योंकि ये फ्यूचर में यूज़ करेगा इस चीज़ को। मेंटेन बाय द ऑडिटर, किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, एक ऑडिटर के द्वारा मेंटेन की जाती है ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस। जब हम ऑडिट करते हैं ना, ये अभी ऊपर बताया मैंने, जब ये ऑडिट करने के लिए जा रहा है तो इस ऑडिट प्रोसेस के दौरान इसके माइंड में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जो ये कहते हैं कि इन फ्यूचर में काम आ सकती है। सो दैट्स अ रीज़न कि इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगी उन आइटम्स को क्या कर लेगा, ये रिकॉर्ड कर लेगा। द नोटबुक कंटेन द डिटेल अबाउट द लेजर डॉक्यूमेंट्स, audit programming, description of the work done and the technical aspect and the other relevant informations. It serve as a valuable reference for the auditor and help in a prepare the audit report and future audit program. तो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट लाइन मैंने आपको बता दी कि एक तो पहली बात तो आपको ये याद रखने की, एक पर्सनल नोटबुक है, प्रिपेयर ऑडिटर ही करता है ड्यूरिंग देयर इज अ ऑडिट प्रोसेस, और किसके लिए यूज़ करता है, फ्यूचर के रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑडिट नोटबुक। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो होगी है बुक, मीन्स कि एक प्रॉपर डायरी जिसके अंदर काफ़ी सारे पेजेस है, काफ़ी सारे पेजेस वाली डायरी है ये। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करते हो। ठीक है, बट अगर मैं इसमें से एक पेज को यूज़ कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं एक पेपर की बात की जा रही है, वो हो जाएगा नोट्स। ठीक है, जैसे कि आपको ये नोट्स अवेलेबल है ना, अगर आपको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ ना कि आप ले सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से जब एक ऑडिट नोट्स की बात आ जाए तो ये एक तरह से एक प्लान पेपर होता है, प्लेन पेपर होता है, और उस पेपर के ऊपर सब चीज़ें क्या लिखी जाती है, ऑडिटर के द्वारा लिखी जाती है।
ऑडिट नोट्स एंड आर द इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस। ये भी सेम है क्योंकि ये एक पेज ही तो है ऑडिट बुक का। दीज नोट्स आर टू बी मेड ऑन द प्लेन पेपर और द ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक में से ही ले लो या फिर एक प्लेन पेपर पे जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखते हो, ठीक है, जो भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसको आप रिकॉर्ड करते हो। दे प्रोवाइड द डिटेल अबाउट द ऑडिट फाइंडिंग, एक्सप्लेनेशंस, फॉल्ट्स, irregularity and the other significant observation made by the auditor. Audit note are the helpful in the preparing the audit report and can serve and as a evidence. ध्यान से सुनो इस बात को, evidence in case of there is any disputes and there is a chance of the negligence against there is a auditor. समझ में आ गया? सेम बातें हैं बेटे, बस फर्क बस इतना है कि इन शब्दों का बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ऑडिट बुक क्या होती है। ऑडिट बुक कहीं ना कहीं पूरा रिकॉर्ड होता है हर ट्रांजेक्शन्स का, हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ आपको इसके अंदर एक्सप्लेन की जाती है। ऑडिट नोट्स में क्या होता है कि एक पेपर प्लान की बात की जा रही है, एक पेज की बात की जा रही है जो कि आप ऑडिटर तैयार करता है ऑडिट प्रोग्रामिंग ऑडिट प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और इसमें सिग्निफिकेंट जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन सबको की जाती है रिकॉर्ड, और ये एज एक एविडेंस की तरह काम किए जाते हैं। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं ऑडिट नोटबुक के अंदर। कंटेंट समझ रहे हो कि मीन्स कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं। देखो ऑडिट नोटबुक ही बात कर ली तो नॉर्मल सी बात है, अब इस साल मैंने इस कंपनी का, मैं कह रही हूँ कि 2023 के अंदर मैंने इस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। मैंने इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जो ये इस साल का रिकॉर्ड है, मैं क्या नेक्स्ट ईयर भी रिकॉर्ड यूज़ करना पड़ सकता है ना। तो इस साल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर कंपनी की बात की जा रही है तो मैंने क्या बताया था कंपनी के बारे में, मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे उसके MOA और AOA के रिकॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए, है ना। इवन अगर मैं पार्टनरशिप डीड के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे डीड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने एक प्लान बनाया है रिटर्न फॉर्मेट में, तो वो प्लान अगर इस साल सक्सेस हुआ है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर भी सक्सेस होना चाहिए, वो प्लान को भी मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और भी अदर डॉक्यूमेंट्स है, तो ये सभी कहीं ना कहीं ऑडिट नोटबुक का रिकॉर्ड बन जाएगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी फ्यूचर में यूज़ होने वाली, ये वर्ड ध्यान रखना, फ्यूचर में यूज़ होने वाली इन्फॉर्मेशन को आप एक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो एज फॉर इज अ पर्सनल यूज, उसे हम क्या कहेंगे, ऑडिट नोटबुक कहेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ओके चलो जी। देखो द ऑडिट नोटबुक इज अ क्रूशियल रोल फॉर द ऑडिटर टू रिकॉर्ड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस। जैसे कि सबसे पहले क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है। लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरेंडम होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो वहां पर हो जाती है डीड, ठीक है। ऑडिट प्रोग्रामिंग की बात की जा रही है तो ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, एक रिटर्न प्लान होता है, एक प्रोसेस होता है कि कैसे किस काम को तैयार करना चाहिए, किस काम को किस तरीके से करना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा हमने, एम्प्लॉय को ईजिली आप रिप्लेस कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आपने मतलब प्लान किया था और उसके हिसाब से आपने उसको क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था। फिर आपने देखा कि ये जो प्लान है सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ, राइट, यही चेकआउट किया था। तो इसके अंदर यही है कि ऑडिट प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है कि कॉपी ऑफ ऑडिट प्रोग्रामिंग आउटलाइनिंग द प्लान प्रोसीजर, क्या प्लान प्रोसेस के हिसाब से आपने काम किया है, क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, उनका रिकॉर्ड किया जाता है। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर क्या जाता है कि द ऑडिटर रिकॉर्ड द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज द कमेंट ऑन द सेम प्रोवाइडिंग द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं कहूँ कि इस साल मेरा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट बहुत बार रिपीट हुआ कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। अगर मैं आज एक एसेट्स को 1 लाख रुपए में खरीद रही हूँ, आने वाले 2-3 सालों के अंदर मान लो कि मैं 2026 में बेचूँ, क्या वो 1 लाख का बिकेगा? नहीं, उसकी नेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये कौन सी वैल्यू होगी, उसकी ग्रॉस वैल्यू होगी। ग्रॉस वैल्यू में से जब मैं उसके डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी तब मेरी नेट वैल्यू आएगी। तो इसी तरह से हर एक कंसेप्ट को देखा जाता है, हर एक की पॉइंट्स को वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। चलिए
सिस्टम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कैसा है उस सिस्टम को भी वो देखेगा। अब अपने इंटरनल चेकिंग के बारे में पढ़ा कि ये देखना कि वर्क अच्छे से डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क को देखा गया था इंटरनल चेकिंग के अंदर, राइट। तो यहाँ पे भी इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शंस के से हिसाब से पूरा सिस्टम जो भी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वो जो जितना भी सिस्टम है उसको डिस्क्राइब फॉर्म में, मतलब एक ब्रीफ पॉइंट में वो क्या कर लेगा, अपनी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेगा। बुक ऑफ अकाउंट क्या है, सॉरी नोटबुक में, जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि अपनी नोटबुक प्रिपेयर करिए बेटे, जैसे कि मैं हर सैटरडे को बच्चों की नोटबुक चेक करती हूँ जो एज एक, जैसे कि जो ऑफलाइन पढ़ते हैं मुझसे, तो क्या है वो मैं उन सबको रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे पास इवन 2020 तक का डाटा अभी तक है कि कितने बच्चों ने मेरे पास एनरोल किया था, कितने बच्चे ने अच्छा टॉप किया है, कितनों ने कैसे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग्स आर रिकॉर्डेड है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं मेरे आज जो मैं कर रही हूँ या फिर इवन फ्यूचर में जो मैं करूँगी उन सब के लिए कहीं ना कहीं वो बेस है, ठीक है। इसी तरह से बुक ऑफ अकाउंट का रिकॉर्ड भी, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर्स है। प्रिंसिपल ऑफिसर्स दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में लोग कितने काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इवन उनकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, एवरीथिंग्स आर टू बी, आपको पता होना चाहिए। इन सबको क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिसर्स का मतलब क्या होता है कि द नेम एंड द रोल ऑफ द ऑल द प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अलोंग विद देयर इज अ ड्यूटी एंड देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनका सब कुछ, मतलब ऑल रिपोर्ट्स आर एक्सप्लेन इन इट। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रोसेस के जो फर्स्ट टाइम जब कोई ऑडिटर करता है वो कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैच हो रहे हैं ऑब्वियसली। देखो वाउचर एंड द डॉक्यूमेंट है, ए लिस्ट ऑफ द वाउचर, बिल एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एनी दैट मे हैव टू बीन लॉस्ट। जो भी आपका मतलब गुम हो गया है, या फिर इवन मतलब कि हर एक बिल, वाउचर, इंपॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनको सबको आप क्या करोगे, आप उनको चेकआउट करके रखोगे। इवन रखोने के साथ साथ उनका रिकॉर्ड भी अपने पास पर्सनली रखोगे कि इन केस फ्यूचर में यही कंपनी मेरे पास एज ए ऑडिट करने के लिए आई, करवाने के लिए आई, तो मैं उसको इस तरीके से ऑडिट करूँगा, ठीक है। फ्रॉड को देखा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बैलेंस जो होते हैं उनको देखा जाता है, ऑडिट डेट एंड द असाइनमेंट देखा जाता है, थर्ड पार्टी इनकॉर्पोरेशंस देखा जाता है। मींस कि थर्ड पार्टी कौन कौन सी है, थर्ड पार्टी होती है जो आपकी बिजनेस से रिलेट नहीं करती, कोई और पार्टी होती है। सर्टिफिकेट्स जो है, मतलब कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, किसी के यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, लोन लेने के रिगार्डिंग भी आपको सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, इवन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी आपको सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर हर जगह पर हर एक तरह के सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, तो उन सर्टिफिकेट को भी क्या है राइट डाउन करना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कंक्लूजन में आपको रिप्रेजेंट करके बताऊं तो कंक्लूजन क्या है, दीज आर द सम ऑफ द कॉमन कंटेंट फाउंड इन द ऑडिट नोटबुक। ये कुछ एक कॉमन है, ये आपको ना ऑडिट की फीचर्स के अंदर भी मिलेंगी कि ऑडिट कैसे करते हैं, क्या क्या कंटेंट्स होती हैं। आपने यहाँ पे ऑडिट नोटबुक में भी देखा, विच सर्व द वैल्यूएबल रेफरेंस, कहीं ना कहीं वो रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडिटर के लिए, ऑडिट प्रोसेस की रिगार्डिंग जो भी वो प्रिपेयर करेगा, जो भी वो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा इन केस ऑफ देयर इज अ फ्यूचर में, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसके एडवांटेज। अब देखो हर चीज़ रिटन फॉर्मेट में उसने लिखी हुई है, हर चीज़ उसने हर तरीके से की हुई है, तो कहीं ना कहीं जो एक एविडेंस का काम करेगा, किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होने देगा। इन केस कोई ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट को तैयार करते हुए भूल गया बट उसने ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड की थी, ठीक है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि देखो जैसे मैं क्या करती हूँ कि जितना भी मैं डेली काम करती हूँ मैं उसको, इवन मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं फिर भी उस चीज़ को रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि बेटे भूल किसी से भी लग सकती है। हर कोई, मैं आपको भी कहूँगी जितने बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को, कि जब आपकी जॉब लगे या फिर आपको कोई भी काम करने के लिए कोई कह रहा है, मीन्स की आउटसाइडर पर्सन, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, साथ में अथॉरिटी दे रहा है, तो इस चीज़ को प्रॉपर लिखो कि मैंने इतना काम किया है, ऐसे किया है, एक तरह से एक एविडेंस बन जाएगा कि मैंने इतना ही काम किया है, ठीक है। इन केस ऑफ देयर इज ए डिस्प्यूट हो जाए या फिर नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग बात हो जाए, तो एक ऑडिटर के पास एक एविडेंस होता है कि वो अपने डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रख पाए,
ठीक है, शोइंग कर सके कि अपने डेलीगेंस को, अपनी कॉम्पिटेंसी को, कि उसने किस तरीके से ऑडिट किया है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कितनी शिद्दत से, कितनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसने तैयार किया, उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं है, वो अगर वो दिखा पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक सक्सेस ऑडिटर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटेट द ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क में फैसिलिटेट करता है, कहीं ना कहीं मैंने अभी आपको बताया जो ऑडिट नोटबुक है वो किसके लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए की जाती है, यही बताया मैंने, फ्यूचर के लिए की जाएगी तो इट्स नॉर्मल, जैसे भी अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो कहीं ना कहीं बेस नज़र आ रहा है ना, ऑडिट को काम करने के लिए मतलब प्रोवाइड कर रही है ना। तो क्या लिखा हुआ है, ऑडिट एक सेकेंड पॉइंट आ रहा था, फैसिलिटी ऑफ द वर्क ऑडिट। वर्क ऑडिट में किस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, मतलब 10-15 मिनट पहले एक बात बताई थी कि अगर इन केस मिस्टर एक्स इस काम को छोड़ के जा रहे हैं तो क्या आप इस चीज़ को आगे मिस्टर ए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ क्या है, प्री प्लान मैनर से की जा रही है, आप हर एक चीज़ रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि आपके 2023 के अंदर ये 3 एम्प्लॉई थे, जैसे ही आपने देखा कि इनके इसके साथ आपकी थोड़ा डिस्प्यूट, थोड़ा झगड़ा हो चुका है, आपको इसका काम नहीं पसंद आ रहा, आपको ये पसंद नहीं आ रहा, तो मतलब कि कहीं ना कहीं दोनों में डिस्प्यूट्स हो रहा है, तो आपने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, एक नए पर्सन को लेके आए। तो कहीं ना कहीं जो पहले काम आपने लिखा हुआ था वो आपने रिकॉर्ड किया और इस काम को आपने इस मिस्टर ए को समझा दिया। समझ पा रहे हो। तो जो ये डिस्क्रिप्शंस होता है, जो बीच में डिस्टर्बेंस होती है, उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया, आपने उसको हटा दिया, है ना। तो ये कह रहे हैं कि द ऑडिट नोटबुक सर्व एज द सेंट्रलाइज रिपोजिटरी फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड द इंफॉर्मेशंस मेकिंग द ऑडिट प्रोसेस एंड मोर द एफिशिएंट। ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर से काम को करने के लिए कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। कैसे ये इंश्योर करता है, द वर्क इज़ नॉट डिस्क्रप्टेड इवन इफ देर इज़ अ चेंज इन एम्प्लॉय, चाहे वो एम्प्लॉय में चेंज क्यों ना आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं, है ना। असेसमेंट ऑफ द ऑडिट प्रोग्रेस, ये तो आपको समझ में आया किस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं। प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट हैज़ टू बी कंप्लीटेड एंड व्हाट हैज़ टू बी रिमेन टू बी डन, कितना आपका कंप्लीट होना रहता है और कितना हो चुका है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन इट। वैल्यूएबल रेफरेंस फॉर द फ्यूचर ऑडिट, फ्यूचर ऑडिट के लिए आप रेफरेंस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कितना काम हो चुका है, कितना काम रहता है, ये नेक्स्ट टाइम ऐसी गलतियां नहीं होगी। जैसे मैं कहती हूँ, जैसे मैं टेस्ट चेक करती हूँ बच्चों के, तो वहाँ पर ही मुझे बहुत सारी ऐसे, अभी बच्चों को प्रेजेंटेशन नहीं करने आ रही, एग्जाम में के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, वो चीज़ें अभी मैं सिखा रही हूँ बच्चों को। तो ये क्या चीज़ें नज़र आ रही है आपको कि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट है वो रेफरेंस बन रहा है नहीं बन रहा, तो वो पास्ट जो रेफरेंस बन रहा है उसका आप अच्छे से यूज़ करेंगे, उसका आप अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे। द ऑडिट नोटबुक कंटेन द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जैसे कि अबाउट द पास्ट इरेगुलरिटी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो, एक्सप्लेनेशंस है जो, मेकिंग इट्स अ वैल्यूएबल रेफरेंस फॉर द फ्यूचर ऑडिट ड्यूरिंग देयर इज अ सेम ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं ना, तो आपने जो पीछे गलतियां दोहराई थी तो आप अब की बार नहीं दोहराएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट ऑफ द ऑडिटर्स कॉम्पिटेंसी, ऑडिटर की कितनी क्षमता है उसको भी क्या किया जाता है, ऑडिट किया जा सकता है, असेसमेंट किया जा सकता है। जैसे कि बाय द एनालिजिंग द ऑडिट नोटबुक, ऑडिट नोटबुक कैसे तैयार की है, वन कैन बी असेस द इंटेलिजेंस, हम उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी डेडिकेशन ऑफ द ऑडिटर टूवर्ड देयर इज अ वर्क, उसका काम के प्रति उस ऑडिटर का कितनी तो क्षमता है, कितनी उसकी इंटेलिजेंसी है, कितना उसके अंदर कॉम्पिटेंस है, तो क्षमता की बात की जा रही है, कितना वो डेडिकेशन से काम कर रहा है, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं हर चीज़ लिख के करती हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ भूल जाती है ना, जैसे बच्चे कहते हैं कि मैम हमने तो ये काम कर दिया था, आपने टेस्ट लिया तो था, तो मैं फटाफट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को, मेरे मतलब बुक नोट जो होते हैं ना, शॉर्ट नोट होते हैं, उसमें चेक करती हूँ कि जैसे कि मैंने डेट वाइज लगा रखा है कि 23 तारीख को इन बच्चों का टेस्ट होगा, 24 को इन बच्चों का टेस्ट होगा, 25 को इन बच्चों का, हर टाइम मैं असेसमेंट करती रहती हूँ।
तो कहीं ना कहीं अगर कोई मेरी बुक ऑफ अकाउंट को देखेगा ना तो इजीली सबको समझ में आ जाएगी कि ऐसे ऐसे काम किया जा रहा है मैडम के थ्रू। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्रामिंग को प्रिपेयर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑडिट प्रोग्रामिंग अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप फिर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रिटर्न जो प्लान था आपको फिर बनाना पड़ेगा। और ये प्लान मैंने अभी भी बताया कि अगर किसी कंपनी ने पहले ही ऑडिट करवा रखा है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आने वाली ऑडिट का ये पास्ट वाला क्या बनेगा, बेस बनेगा। समझ पे आ रहे हैं? तो कहते हैं कि ऑडिट नोटबुक इज द एसिमुलेट ऑल द इंफॉर्मेशंस, ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इकट्ठा करके रखता है बिजनेस के सभी फैक्ट्स को, मेकिंग इट्स हेल्पफुल इन द प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्रोग्रामिंग फॉर द फ्यूचर ऑडिट। फ्यूचर ऑडिट करने के लिए ये कहीं ना कहीं ये हमें मदद प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट की बात की जाए तो असिस्टेंस इन द लीगल डिस्प्यूट्स, वही सेम बात है, आप एज एक एविडेंस की तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं कंक्लूजन क्यों शो ऑफ करके दिखा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों के जो प्रीवियस वीडियोस थी जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जितनी भी मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं उन सब में दिक्कत है कि मैम कंक्लूजन लिखे तो लिखे क्या। आप सभी के लिए कंक्लूजन है, क्या कह रहा है कि ओवरऑल द ऑडिट नोटबुक प्ले अ क्रूशियल रोल। क्रूशियल होता है बेटे इंपॉर्टेंट, क्या होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है, एंड सपोर्टिंग द ऑडिटर्स डिफेंस, फैसिलिटी द ऑडिट प्रोसेस, असेसिंग द प्रोग्रेस, प्रोवाइडिंग द वैल्यूएबल रेफरेंस, ensuring there is accuracy, competency of the audit report। कहीं ना कहीं जो अभी आपने ऊपर 8 पॉइंट पढ़े हैं उनके हेडिंग पॉइंट्स को उठाया है, देन आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट हो गया है कंप्लीट मीनिंग ऑफ द ऑडिट नोटबुक इवन द ऑडिट नोट्स। ठीक है, बाकी चैप्टर जो हमें है ये जो पॉइंट्स हैं ये मीनिंग ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, ठीक है, मेथड ऑफ द ऑडिट वर्क क्या होते हैं, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, देन उसके बाद ये जो पॉइंट्स है ना मेथड्स वाला, रूटीन चेकिंग वाला, टेस्ट चेकिंग वाला, ऑडिट इन डेप्थ एंड ओवरऑल चेकिंग, ये आपका 101% है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ये जो पार्ट है ना बाकी बच गया है, ये 2 पार्ट्स बच गए हैं, थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर ये, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तो देखते रहिए इन चैप्टर्स की सीरीज़ को। जल्द ही आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। आपके टोटल 11 चैप्टर हैं, राइट। 11 में से हम 4th पर पहुंच चुके हैं, 4th का आज हाफ हो चुका है। आई एम श्योर कल आपका कंप्लीट जो 4 नवंबर को ये वीडियो भी आ जाएगी, 3 नवंबर को, आज जो 3 नवंबर है इस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल सुबह के बज चुके हैं 12:30। ठीक है, उसको हम आपके लिए नॉर्मल सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे, थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, राइट। सो ये अभी फ़िलहाल इतना कीजिए, देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ऑडिट वर्किंग पेपर एंड प्रोसीजर देखेंगे, और देन उसके बाद रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग एंड देयर इज़ अ ओवरऑल और इन डेप्थ में। इन दोनों टॉपिक, इसके 2 पार्ट्स बनेंगे बेटे, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर लेंथी है। पार्ट नंबर ए ये है, पार्ट नंबर बी हम आगे लेके आएंगे। अगर आप इन नोट्स को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो ₹9 अब की बार हमने छोटी सी अमाउंट रखी है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अब की बार इस बार जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, आपको भी अच्छे लग रहे होंगे और टू द पॉइंट बात लिखी गई है अब की बार इसके अंदर। इवन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, मैंने सभी यूनिवर्सिटी का कंटेंट उठाया हुआ है। सो इसलिए थोड़ी सी मेहनत के लिए थोड़ा सा आपको भी थोड़ा पे करना पड़ेगा। ₹9 अगर आप इच्छा है आपकी लेने की, आपको कंटेंट, आपको जो ये नोट्स का अंदर मटेरियल अच्छा लग रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह से हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए, और अभी एग्ज़ाम की टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि आप अगर इतनी डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सो दैट्स द रीज़न कि डोंट वरी, सब अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।